हम लोगों को लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि अगर हमको दिया जाता है कोई एक्सप्रेशन वो इस टाइप का अगर हो 47 की पावर अगर 41 हो, अगर हमको इसका लास्ट वन डिजिट अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग बहुत इजीली से एक ऑब्जर्वेशन था, एक रफली मेथड था जिसकी मदद से हम लोग इसको फाइंड आउट कर लेते थे। लेकिन अगर सोचो हमारे पास प्रॉब्लम कुछ इस टाइप का हो, अगर आपसे पूछा जाए कि अगर 47 के पावर 48 के पावर अगर 49 या तो आपको दिया जाए 132 के पावर 133 के पावर 134 के पावर 135, अगर इस तरह पावर बढ़ता जाए तो अगर आपसे लास्ट वन डिजिट पूछा जाए तो हम लोग लास्ट क्लास में जिस तरह से देखे थे कि इस केस में हम लोग तो बहुत इजीली से फाइंड आउट कर लेते थे 10 से डिवाइड करके। लेकिन इस केस में अगर हम इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास प्रॉब्लम यह आएगा कि हम यह नहीं बता पाएंगे कि 48 का मल्टीप्लिकेशन अगर हम 49 टाइम्स करेंगे तो एग्जैक्ट में कितना वैल्यू देगा। तो जब हम इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे तो क्या हम लोग जो लास्ट क्लास में ऑब्जर्वेशन सीखे थे, क्या उस ऑब्जर्वेशन से हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट कर लेंगे? उस ऑब्जर्वेशन से तो हम यूनिट डिजिट को फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। तो जब हमारे पास इस टाइप का प्रॉब्लम आया तब हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी को जनरेट कर दिया। विदाउट कॉन्ग्रुएंसी इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करना एक डिफिकल्ट टास्क है। तो हम लोग सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी के बेसिक कॉन्सेप्ट को पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जैक्ट में कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। हम अगर आपसे कह रहे हैं कि इफ आपका यह जो यम है अगर यह a माइनस बी को डिवाइड करता है तब हम कह सकते हैं कि इसको हम डिनोट कर सकते हैं दूसरे टर्म में, या तो हम इसको लिख सकते हैं a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। या तो यहाँ पे जो देन है या कहीं या जो देन है या इफ एंड ओनली इफ का केस है, इसका कहने का मतलब यह है कि अगर आपका जो यम है अगर यह a माइनस बी को डिवाइड करता है तब हम यह कह सकते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम होगा। अगर हम कह रहे हैं कि अगर कहीं लिखा गया है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम है तब हम इसको अगेन कह सकते हैं कि यम क्या करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा। अब अगर देखिएगा हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि हम पहला एग्जांपल लें, अगर हम कह रहे हैं कि क्या हम यह लिख सकते हैं 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो 2 लिखा जा सकता है कि लिख सकते हो, क्योंकि आप कह दोगे कि 2 क्या कर रहा है 3 माइनस 1 को डिवाइड कर रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। अगर हम आपसे कहते हैं कि क्या 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 मॉडुलो 2 लिखा जा सकता है कि नहीं, तो आप अगेन कहोगे कि लिख सकते हैं, क्योंकि इस केस में 2 क्या करेगा 3 प्लस 1 को क्या करेगा यार, डिवाइड करेगा। अगर हम आपसे पूछते हैं कि क्या 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3 लिखने में कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 3 क्या करेगा 5 माइनस 2 को डिवाइड करेगा। अगर हम कहते हैं कि क्या 5 इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो, क्या 4 लिखा जा सकता है? आप कहोगे नहीं लिख सकते हो, कि लिख सकते हो? आप नहीं लिख सकते हो, क्योंकि यह जो आपका 4 होगा वह 5 माइनस 1 को डिवाइड नहीं करेगा। तब हम कह देते हैं कि ये जो 5 है वो 4 के कॉन्ग्रुएंट नहीं है विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो 4 के, तो हम इसको क्या कर देते हैं, क्रॉस कर देते हैं। अब अगर एक चीज ध्यान से देखिएगा, क्या हम यह लिख सकते हैं अगर 15 कॉन्ग्रुएंट 5 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो 2, क्या कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर यहाँ पे देखिएगा, इसका कहने का मतलब देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं कि 3 को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। अगर 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर आप देखिए बाबू 3 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। माइनस 1 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आएगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था -1 इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस 1, तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, 1 ही होगा। यहाँ पे देखिए 5 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर कितना होगा, 2 होगा। 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा, 2 ही होगा ना, 2 होगा। एकदम क्लियर है ना, क्योंकि आप यहाँ पे देख लीजिए 2 इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2, यह क्लियर है।
तो अब यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन देखिएगा, अगर हम कह रहे हैं आपको कि अगर यह लिखा गया है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम लिखा गया है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि अगर A को अगर हम यम से डिवाइड करें, अगर रिमाइंडर R दे रहा है, तो क्या B को यम से डिवाइड करेंगे तो अगेन रिमाइंडर कितना देगा? R ही देगा। अब अगर एक बात बताइए, अगर हम कह रहे हैं कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम है, अगर हम कह रहे हैं जो B है आपका, यह आपका 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होल्ड कर रहा है, तो कहने का मतलब यह है कि यह सारे इंटीजर होंगे। अगर नंबर इंटीजर नहीं होगा तो क्या कॉन्सेप्ट ऑफ डिविजिबिलिटी होल्ड करेगा? नहीं करेगा। तो अब बताइएगा 0 की वैल्यू क्या होगी? अगर हम कह रहे हैं जो B है वह 0 से बड़ा हो या तो 0 के इक्वल हो, लेकिन अगर यह मॉड ऑफ यम से अगर छोटा है, तो क्या हम यह कह सकते हैं कि A को हम यम से डिवाइड करेंगे तो आपका जो रिमाइंडर होगा वह मस्ट बी B होगा। श्योर है ना? तो यह जो आपका B क्या होगा? B आपका रिमाइंडर हो जाएगा। कब रिमाइंडर होगा? जब A को हम क्या करेंगे? B से डिवाइड करेंगे। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहां तक सबको क्लियर है? इसको लिखना है तो लिख लो। चलो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी की कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी का डिफिनेशन सीख लिया। अब अगर एक बात बताइएगा, हम पहली प्रॉपर्टी का अगर ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, अगर हम कह रहे हैं कि आपको दिया गया है A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम दिया गया है, तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं B इज कॉन्ग्रुएंट टू A विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम? बताना बाबू, अगर यह दिया गया है तो क्या यह इसके बराबर होगा कि नहीं? आप देख लीजिए, अगर हमको दिया गया है कि A इज कॉन्ग्रुएंट टू B विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो कितना दिया गया आपका? यम दिया गया है, तो इसका मतलब यह है कि यम क्या करेगा? A माइनस B को क्या करेगा बाबू? डिवाइड करेगा। अगर यम A माइनस B को डिवाइड करेगा तो हमको एक इंटीजर मिलेगा। हमको क्या मिलेगा? एक इंटीजर मिलेगा जो कि यम में मल्टीप्लाई कर देंगे उस इंटीजर से, तो वह किसके बराबर हो जाएगा? A माइनस B के बराबर हो जाएगा। अब अगर एक बात बताना, क्या हम अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दें दोनों साइड, तो क्या यह B माइनस A इक्वल टू माइनस यम इंटू क्यू होगा? यह क्या हो जाएगा आपका? यह आपका हो जाएगा B माइनस A इक्वल टू यम टाइम्स माइनस क्यू होगा कि नहीं होगा? अब बताइए बाबू, क्या हम इसको लिख सकते हैं? यह कोई ना कोई इंटीजर ही होगा। अब अगर एक बात बताइए, क्या B माइनस A इक्वल टू यम टाइम्स के लिख सकते हैं? के कोई ना कोई इंटीजर होगा जो माइनस क्यू के बराबर होगा। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि यह जो यम है वह B माइनस A को डिवाइड कर रहा है? अगर यम B माइनस A को डिवाइड करेगा तो क्या हम यह लिख सकते हैं B इज कॉन्ग्रुएंट टू A विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो कितना होगा? हम यह लिख सकते हैं कि B इज कॉन्ग्रुएंट टू A विथ रेस्पेक्ट टू कितना होगा आपका? मॉडुलो m होगा। तो क्या यह प्रॉपर्टी आपका प्रूफ हो गया? अभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है? कॉन्ग्रुएंसी में 5 से 6 प्रॉपर्टी है, उन सारे प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल क्लियर रहिएगा, क्योंकि इन प्रॉपर्टी को यूज करके हम जो पहले क्वेश्चन लिखे थे कि हमारे पास जब पावर को बढ़ाते जाएंगे तो हम रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेंगे या लास्ट 1 डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे, उन सारे प्रॉब्लम को इन प्रॉपर्टी की हेल्प से सॉल्व कर लेंगे। तो कहने का मतलब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया। अगर हम कह रहे हैं कि एग्जांपल आपसे अगर हम यह पूछ रहे हैं कि आप हमको बताइएगा क्या 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू -3 मॉडुलो 2 होगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हम इसको यह लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम है? -3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3
विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो 2। कोई प्रॉब्लम बाबू? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ऊपर की प्रॉपर्टी सब देख लीजिएगा। अब दूसरी प्रॉपर्टी देखिए, अगर बाबू हम कह रहे हैं कि ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी है विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो आपका एम है, एंड हम कह रहे हैं आपका सी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो आपका यम है, तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं ए प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी प्लस डी विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। अब अगर इसका प्रूफ देखना है तो आप देख लीजिए। चलिए इसका सॉल्यूशन अगर आपको देखना है तो देख लीजिए। आपको पता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम है, तो गारंटी है कि यम क्या करेगा a माइनस बी को डिवाइड करेगा। तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू यम Q1? यस सर। एंड अगर हम आपसे बाबू बोल रहे हैं कि c कॉन्ग्रुएंट टू d विथ रेस्पेक्ट टू आपका मॉडुलो यम है, तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं यम आपका क्या करेगा c माइनस डी को डिवाइड करेगा। अगर डिवाइड करेगा तो हमको एक इंटीजर मिलेगा जो कि हम यम में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह किसके बराबर हो जाएगा c माइनस डी के बराबर हो जाएगा। अब आपको बताना, अगर हम इसको और इसको दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिलेगा a माइनस बी प्लस c माइनस डी इक्वल टू यम Q1 प्लस क्या मिलेगा यम Q2 मिलेगा। अब बाबू इसको क्या लेते हैं यम Q1 प्लस Q2 होगा। अब अगर एक बात बताइए, Q1 एक इंटीजर है, Q2 एक इंटीजर है, तो जब दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो हमको एक इंटीजर ही मिलेगा, वह मान लेते हैं कि इंटीजर के है। तो क्या हम यह कह सकते हैं, अब इसको दोनों को सेट करते हैं a प्लस सी माइनस b प्लस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू इज क्या होगा a प्लस सी माइनस b प्लस डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, माफ करना, a प्लस सी माइनस b प्लस डी इक्वल टू क्या होगा ये आपका यम टाइम्स क्या होगा। क्या हम इसको यह लिख सकते हैं, यह बाबू जो यम होगा वह किसको डिवाइड करेगा a प्लस सी माइनस क्या होगा b प्लस डी को डिवाइड करेगा। तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं a प्लस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b प्लस डी विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो कितना होगा यम होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है? अब अगर बाबू यहाँ पे बताइएगा, अगर हम सी प्रॉपर्टी लिखें यहाँ पे, अगर हम आपसे कह रहे हैं कि अगर आपको दिया गया है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम दिया गया है, एंड अगर हम आपसे बोल रहे हैं बाबू कि आपको दिया गया है c इज कॉन्ग्रुएंट टू d विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम दिया गया है, तो क्या हम यह लिख सकते हैं बाबू a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। क्या लिखने में कोई प्रॉब्लम है? क्योंकि आप सिमिलरली देख सकते हैं इसके भी सॉल्यूशन को, क्योंकि आपको पता है इसको इरेज कर दे, वो लिखना है इरेज कर देना, ठीक है। अब आओ देखो तीसरी प्रॉपर्टी को आप लोग देख लीजिए। तीसरी प्रॉपर्टी का जो सॉल्यूशन है बाबू उसको देख लो। आपको पता है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम है, तो हम क्या कह सकते हैं कि यम आपका a माइनस बी को डिवाइड करेगा। अगर यम a माइनस बी को डिवाइड करेगा तो गारंटी है कि यह आपका क्या होगा a माइनस बी इक्वल टू क्या होगा आपका यम Q1 होगा। अभी किसी को कोई प्रॉब्लम है? एंड आपको पता है बाबू कि यह क्या है आपका C इज कॉन्ग्रुएंट टू D विथ रेस्पेक्ट टू क्या है मॉडुलो यम है, तो क्या यहाँ पे यह जो यम होगा वह C माइनस D को भी डिवाइड करेगा। तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं C माइनस D इक्वल टू यम Q2 होगा। अब बताइए इसको और इसको दोनों को आपस में अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, दोनों को आपस में घटा देते हैं,
तो आपको क्या मिलेगा, a माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू यम Q1 माइनस यम Q2 मिलेगा। यह क्या हो जाएगा, यम Q1 माइनस Q2 होगा। यहाँ पे Q1 एक इंटीजर है, Q2 दूसरा इंटीजर है, तो जब दो इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। तो यह कोई ना कोई एक k टाइप का इंटीजर होगा, तो यह टाइम्स k हो जाएगा। अब अगर हम इसको सेट करते हैं कि यह क्या हो जाएगा आपका a माइनस सी माइनस b माइनस डी, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वल टू क्या होगा, वो यम के होगा। यहां से हमको यह मिल जाएगा कि यम क्या कर रहा है आपका, a माइनस सी माइनस b माइनस डी को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं, a माइनस सी इज कॉन्ग्रुएंट टू b माइनस डी विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। वहां पे हम लोग डी प्रॉपर्टी देख रहे हैं। अगर हम आपसे कह रहे हैं बाबू कि अगर इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम है, तो हम एक इंटीजर ले रहे हैं कि यह जो इंटीजर यह अगर आपका 0 से बड़ा है एंड आपका यह जो k है यह अगर आपका 0 से बड़ा है या 0 के इक्वल भी है तो भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि k टाइम्स a इज कॉन्ग्रुएंट टू k टाइम्स b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। यहां पे इसका सॉल्यूशन देखिए, अगर हम आपसे कह रहे हैं इसका सॉल्यूशन देखो, हम अगर आपसे कह रहे हैं कि आपको दिया गया है a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू, अगर आपको मॉडुलो यम दिया गया है तो आप इसको यह लिख सकते हैं कि यह जो यम होगा वह a माइनस बी को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो हम इसको यह लिख सकते हैं a माइनस बी इक्वल टू यम क्यूब लिख सकते हैं। अगर हम इनमें k से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों तरफ तो क्या मिलेगा, k टाइम्स a माइनस k b, k टाइम्स a माइनस k b इक्वल टू यम टाइम्स q इंटू k। आपको पता है q एक इंटीजर है, k भी आपका एक इंटीजर है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। तो क्या आप इसको यह लिख सकते हो कि यह k a माइनस k b इक्वल टू आपका क्या होगा, यम टाइम्स यल होगा। क्या हम आप इसको यह लिख सकते हैं, जो यम होगा वह k a माइनस k b को डिवाइड करेगा। अगर यह जो यम है अगर वह k a माइनस k b को डिवाइड करेगा तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं बाबू, k a इज कॉन्ग्रुएंट टू k b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। क्या कोई प्रॉब्लम बाबू यहाँ पे? यहाँ तक तो क्लियर हो गया सबको। हम लोग डी प्रॉपर्टी देख लिए, अब हम लोग पांचवी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं, वो प्रॉपर्टी ई है। हम कह रहे हैं आपसे बाबू कि इफ a इज कॉन्ग्रुएंट टू b है विथ रेस्पेक्ट टू आपका मॉडुलो यम है, तो एंड हम कह रहे हैं कि बाबू आपका जो k है वह एक इंटीजर है और यह जो k है यह आपका 0 से बड़ा है। तो क्या हम यह लिख सकते हैं बाबू इसको, a के पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b के पावर k विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम। क्या कोई प्रॉब्लम है? इसको देखो प्रूव कर लेते हैं। अगर आप एक बार बताइए, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। अगर हम आपसे कहते हैं कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो यम है, तो क्या यह यम क्या करेगा, a माइनस बी को डिवाइड करेगा। हम इसको यह लिख सकते हैं कि a माइनस बी इक्वल टू यम क्यू होगा। अब हमको शो करना है कि a के पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b के पावर k विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो यम है। तो कहने का मतलब यह है कि यम क्या करेगा, a के पावर k
माइनस बी के पावर के को डिवाइड करेगा। तो अब बताइए बाबू हम यह अगर हम यह एज्यूम करके चलते हैं, चलिए अगर बाबू हमको यह शो करना है कि यम क्या करेगा, ए के पावर के माइनस बी के पावर के को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। जैसे हम कह रहे हैं कि अगर k इक्वल टू 1 होगा तो आप इसको क्या लिखोगे, यह क्या हो जाएगा, a माइनस बी हो जाएगा। तो आपको ऊपर ही दिया गया कि यम क्या कर रहा है, इसको डिवाइड कर रहा है, तो k इक्वल टू 1 के लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अगर हम k इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं बाबू, तो आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या यह आपका हो जाएगा a माइनस बी, a प्लस बी हो जाएगा। अब आप बताओ a माइनस बी को क्या हम लिख सकते हैं, यम क्यू लिख सकते हैं, या आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है, इस केस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर सोचिए तो क्या यह बाबू a प्लस बी आपका एक इंटीजर है, या आपका जो आपका q है एक इंटीजर है। अगर प्रोडक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा, कि कुछ और मिलेगा, इंटीजर मिलेगा। तो क्या यह a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू यम टाइम्स के होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि यम क्या करेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। अगर यम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को डिवाइड करता है बाबू, तो यह आपका क्या होगा, a स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू बी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू क्या होगा, मॉडुलो यम ही होगा। तो यह जो प्रॉपर्टी k इक्वल टू 1 के लिए भी वैलिड है, k इक्वल टू 2 के लिए भी वैलिड है। अगर आप सोचिए कि अगर हम यहाँ पे k इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं, क्या लेते हैं बाबू, k इक्वल टू 3 ले लेते हैं। अगर हम k इक्वल टू 3 लेते हैं तो यह आपका क्या हो जाएगा बाबू, a क्यूब माइनस बी क्यू होगा, यह आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी होगा। दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी होगा। तो यहां पे अगेन यह क्या हो जाएगा, यम क्यूब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होगा आपका ए बी होगा। तो यह पूरा कोई ना कोई एक इंटीजर ही होगा। तो हम इस केस में यह भी कह सकते हैं कि यम डिवाइड करेगा ए क्यू माइनस बी क्यू को। अब बताइए क्या हम ये लिख सकते हैं, a के पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू b के पावर 3 विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो यम लिख सकते हैं कि नहीं। क्या हम सिमिलरली यह कह सकते हैं बाबू कि हम के कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेंगे तो यह जो यम होगा वह a के पावर k माइनस b के पावर k को डिवाइड ही करेगा। क्योंकि a माइनस b हर एक एक्सप्रेशन को अगर हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो a माइनस b उसमें क्या होगा, इन्वॉल्व होगा। क्योंकि अगर k इक्वल टू 4 लेंगे तो a के पावर 4 माइनस b के पावर 4 हो जाएगा। तो वहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो जहां पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर अगेन ओपन करोगे तो a माइनस b आ जाएगा। तो हर एक फैक्टर में क्या a माइनस b इन्वॉल्व होगा कि नहीं, इन्वॉल्व होगा। तो हम यह प्रॉपर्टी जो है कि अगर हमको जो दिया गया था कि अगर यह लिखा गया है कि a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रिस्पेक्ट टू अगर आपका मॉडुलो m है और k कोई पॉजिटिव इंटीजर है, तो क्या हम यह लिख सकते हैं a के पावर k इज कॉन्ग्रुएंट टू b के पावर k विथ रिस्पेक्ट टू मॉडुलो m। क्या कोई प्रॉब्लम है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसको लिखना की रेस्ट कर लिख लो। हो गया वो, चलो हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टी थे बाबू हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी को पढ़ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब जैसे हम पहला क्वेश्चन लेते हैं, अगर आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द लास्ट, चलिए इसको इरेज करते हैं। चलिए अब एक बात बताइए, अगर आपसे पूछा जाता है कि 25 के पावर 26 है तो आप इसका लास्ट 1 डिजिट बताइए। तो आप एक बात बताइएगा, अगर हमको लास्ट 1 डिजिट फाइंड आउट करना पड़ता है तो हम किससे डिवाइड करते हैं, लास्ट 1 डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 10 से डिवाइड करते हैं। तो आप बताइए 25 को अगर 10 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर कितना मिलेगा, 5 मिलेगा।
क्या इस तरह लिखने में हमको कोई प्रॉब्लम है? नहीं है ना। अब बताइए बाबू, आपको चाहिए कितना? 25 के पावर 26 चाहिए। तो क्या हम इनके पावर 26 ले तो क्या हमको कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो m है, तो अगर हम उसके पावर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो उसकी वह जो अगेन कॉन्ग्रुएंसी हुई क्या आपका होल्ड करता है कि नहीं? अगेन होल्ड करता है। तो क्या इसको इस तरह लिखने में कोई प्रॉब्लम है? 25 के पावर 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 के पावर 26 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो 10। कोई प्रॉब्लम है वो? नहीं है। अब बताइए हम इस पर वर्क करेंगे तो बताइए 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमको कोई बेनिफिट नहीं होगा, तो इसके पावर को बढ़ा लेते हैं। तो बताना बाबू 5 स्क्वायर को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5 ही आएगा। क्या यह बाबू मॉडुलो 10 ही होगा कि नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमको क्या यहाँ पे है 5 पावर 26 है, तो पावर हमको कितना ले जाना पड़ेगा? 30 ले जाना पड़ेगा। तो 5 के पावर 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 के पावर क्या होगा? 30 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो कितना होगा बाबू? 10 होगा। अब इस इक्वेशन को देखिए, पहले को और आप दूसरे को देखिए। आपको एक प्रॉपर्टी पता है कि अगर a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो m है एंड b इज कॉन्ग्रुएंट टू c विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो अगर आपका m है, क्या ये जो रिजल्ट है आपका वैलिड होगा कि नहीं? अब इसको प्रूव कर लीजिएगा। तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं कि नहीं? a इज कॉन्ग्रुएंट टू c विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो m। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। कहिए तो इसको प्रूव करा दें। अभी हुआ है सर, यह वाली प्रॉपर्टी हुई थी प्रूव? यस सर। चलिए ठीक है। a इज कॉन्ग्रुएंट टू b विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो m है एंड क्या देगा? b इज कॉन्ग्रुएंट टू c विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो m है। तो यह क्या हो जाएगा आपका? a इज कॉन्ग्रुएंट टू c विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो m हो जाएगा। अगर प्रूफ नहीं भी किया गया होगा इसके पहले तो आपको जैसे सारे प्रॉब्लम को हम प्रूफ करा रहे थे डिट्टो वही करना है। तो आप एक बात बताना बाबू, क्या हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की हेल्प से क्या हम यह लिख सकते हैं 25 के पावर 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 के पावर 30 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो क्या होगा? 10 होगा। अब इसको और सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो आपको पता है कि कितना भी छोटा पार्ट करते जाएंगे, या 5 है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा? हमेशा 5 ही देगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे बाबू? अब बाबू एक बात बताना, क्या अगेन अगर हम यह प्रॉपर्टी लगाते हैं और इन दोनों इक्वेशन में अगर हम देखते हैं तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं 25 के पावर 26 इज कॉन्ग्रुएंट टू 5 विथ रेस्पेक्ट टू आपका जो मॉडुलो 10 ही होगा कि कुछ और होगा? मॉडुलो आपका 10 ही होगा। तो आप बताइए आपको अगर 25 के पावर 26 को अगर 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर पूछा जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना होगा? 5 ही होगा ना। तो आप बताइए आपका जो लास्ट 1 डिजिट होगा वह लास्ट 1 डिजिट कितना होगा आपका? आपका जो लास्ट 1 डिजिट है ये आपका 5 होगा। किसी को कोई प्रॉब्लम होगा? इस केस में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस टाइप के प्रॉब्लम का सलूशन हम लोगों ने एक रफली आइडिया से पहले देख लिया था। तो हम इस टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग कॉन्ग्रुएंसी तो पढ़े नहीं थे, क्योंकि हमारे पास जब पावर 2 से ज्यादा हो जाता है, जब पावर के पावर आने लगता है तब हमको कॉन्ग्रुएंसी की जरूरत पड़ती है। तो उस केस में हम हो गया यस क्लियर कर देना। यस चलो एक ऑब्जर्वेशन बताना पहले आप। अगर हम कह रहे हैं कि सबसे पहले हम ये फाइयर एक फंक्शन हम डिफाइन करते हैं, हम यह सब सारे टर्म को क्यों रीड कर रहे हैं? इन सारे टर्म को हम लोग इसलिए रीड कर रहे हैं क्योंकि हमको इस टाइप की वैल्यू, इस टाइप का अगर हमको कोई एक्सप्रेशन दिया गया है तो हमको इसका लास्ट 1 डिजिट फाइंड आउट करना है या किसी भी नंबर से डिवाइड करके हमको रिमाइंडर को ऑब्टेन करना है। इस टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग यह जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उसको इस टाइप के प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि सारे बेसिक कॉन्सेप्ट को क्या कर रहे हैं? रीड कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं, फाइव फंक्शन है। इस फाइव फंक्शन को हम लोग आइडर फाइव फंक्शन भी नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? आइडर फाइव फंक्शन नाम देते हैं। लेकिन आप यह मत याद रखिएगा कि आइडर फाइव फंक्शन क्या होते हैं, बस फाइव का मतलब याद रखिएगा। फाइव का मतलब होता है कि इसमें टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं। क्या होते हैं?
टोटल नंबर ऑफ इंटीजर्स होते हैं सच दैट जीसीडी ऑफ, जीसीडी का मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, कहने का मतलब एचसीएफ ए कामा एन इक्वल टू 1 होना चाहिए एंड यह जो आपका ए है वह आपका इंटीजर होगा, लेकिन यह कैसा इंटीजर होना चाहिए, यह आपका पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और किससे छोटा होना चाहिए, यह स्मॉल होना चाहिए एन से। क्लियर है? जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे हमको 5 की वैल्यू चाहिए तो बताना बाबू 2 से छोटा इंटीजर कौन कौन होगा, पॉजिटिव इंटीजर एक मात्र 1 होगा। तो बाबू बताना क्या जीसीडी ऑफ 1 कामा 2 आपका 1 होगा कि नहीं होगा। तो हमारे पास यह जो 5m की वैल्यू या जो 5 की वैल्यू होगी यह 1 होगी कि नहीं। Yes. अगर हम 5 की वैल्यू निकालें तो आप बताइएगा यह क्या होगा, 3 से छोटा कौन कौन इंटीजर होगा, एक 1 होगा एक 2 होगा। तो क्या जीसीडी अगर हम लेते हैं 1 कामा 3 आपका 1 है, एंड अगर हम लोग लेते हैं आपका जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर 1 कामा 2 आपका कितना होगा, अगेन 1 होगा। माफ करना कितना लेना है, 2 कामा 3 लेना है तो कितना होगा 1 ही होगा। तो बताइए 5 की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी ना। हमको टोटल नंबर ऑफ इंटीजर चाहिए। Yes, sir. 2. तो कितना होगा 2 होगा। अगर 5 4 लिखे तो क्या हम इसको ये लिख सकते हैं कि इससे छोटा इंटीजर क्या होगा, 1 होगा 2 होगा 3 होगा। लेकिन जब जीसीडी निकालेंगे 1 कामा 4 तो 1 होगा, जब हम जीसीडी निकालेंगे 2 कामा 4 तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो यह तो पॉसिबल है नहीं। अगर हम जीसीडी निकालते हैं 3 कामा 4 तो अगेन कितना हो जाएगा 1 होगा। तो हमारे पास कौन कौन इंटीजर आएगा, 1 और कितना कौन आएगा 3 आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर कितने होंगे 2 होगा। 5 4 की वैल्यू कितना होगा 2 होगा। तो अब अगर यहाँ पे देखिए क्या हम 2 को 2 के पावर 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम है, तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस 1/2। क्या यह 1 के ही बराबर होगा कुछ और होगा। अब यहाँ पे देखिए इसको लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमको पता है कि 5 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। Yes. अगर हम कह रहे हैं कि क्या हम 5 को क्या 2 टाइम्स 1 माइनस 1/2 लिख सकते हैं, देखिए Yes, sir. क्योंकि 2 इंटू क्या होगा 1/2 यह 1 ही आएगा ना। Yes. अब अगर यहाँ पे देखिए यह आपका 3 है तो यह क्या होगा 3 के पावर 1 होगा। तो अगर हमको 5 की वैल्यू निकालनी है तो हम क्या लिख सकते हैं 3 टाइम्स 1 माइनस 1/3 यह क्या हो जाएगा 3 इंटू 2/3 इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया। कोई प्रॉब्लम है अभी। अब अगर यहाँ पे देखिए यह आपका कितना है 5 4 है तो 4 को क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर लिखोगे। तो यह क्या 5 4 को क्या हम ये लिख सकते हैं 4 टाइम्स 1 माइनस 1/2 तो यह क्या होगा बाबू आपका 4 इंटू 1/2 अगेन आपका 2 होगा। कोई प्रॉब्लम है नहीं है ना। तो अब बताइए हम एक जनरल फार्मूला लिख रहे हैं। अगर हम कह रहे हैं कोई भी इंटीजर यहाँ है तो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। Yes. हर एक इंटीजर का हर एक पॉजिटिव इंटीजर का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं। Yes. तो यह क्या p1 के पावर अल्फा 1 इंटू p2 के पावर अल्फा 2 डॉट डॉट या pk के पावर अल्फा k है। तो यह जो आपका phi n होगा वह बराबर हो जाएगा n टाइम्स 1 माइनस 1/p1 इंटू 1 माइनस 1/p2 डॉट डॉट इंटू 1 माइनस 1 आपका क्या pk हो जाएगा। Yes. तो अब जैसे आपसे पूछा जा रहा है कि आप हमको 5 10 की वैल्यू बताइए, तो अगर हमको इस तरह या 500 की वैल्यू चाहिए तो अगर हमको इस तरह लिख के काउंट करना पड़ता तो बहुत ज्यादा हमारा टाइम कंज्यूम हो जाता। अब बताइए हम क्या करेंगे 100 का फैक्टराइजेशन कर देंगे तो यह क्या होगा 2 के पावर 2 इंटू 5 स्क्वायर हो जाएगा। Yes. तो 500 आपका कितना होगा बाबू, यह आपका हो जाएगा
100 इंटू क्या हो जाएगा आपका 1 माइनस 1/2 इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/5 होगा। Yes, sir. अब अगर यहाँ पे देखिए बाबू इसको 100 इंटू क्या हो गया आपका 1/2 होगा Yes, sir. इंटू क्या हो गया आपका 4/5 होगा बाबू। Yes, sir. या आपका 2 हो जाएगा Yes. या आपका क्या हो जाएगा 5 से डिवाइड करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा यार 20. 20 इंटू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा या क्या आ गया 40 आ गया। तो अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर दिया जाए उसका अगर आइडल 5 आंसर पूछा जाए तो आप उसकी वैल्यू बता दोगे। Yes. यहाँ तक तो क्लियर है। इसको लिखना है, इसको लिखो। इसको लिख लो। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास पावर 3 से ज्यादा है 4 हो जाता है या 3 हो जाता है या 5 हो जाता है तो हम लास्ट वन डिजिट कैसे फाइंड आउट करेंगे हम इसको देख लेते हैं। ये हो गया। Yes. एक ऑब्जर्वेशन बाबू और देखना, यह लास्ट ऑब्जर्वेशन है। इस ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद हमारे पास जितने भी वेरिएंट टाइप के प्रॉब्लम होंगे लास्ट वन डिजिट फाइंड आउट करने के लिए हमारा एक्सप्रेशन कितना भी बड़ा हो जाएगा उसकी वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे ऑब्टेन कर लेंगे। Yes. ऑब्जर्वेशन बाबू यह है क्या, अगर हम करें बाबू आपके पास a के पावर b इज कॉन्ग्रुएंट टू a के पावर b मॉडुलो फाई ऑन अगेन मॉडुलो कितना है यह है। यह हमने एक प्रॉपर्टी लिखा। अब हमको बस यह चेक करना है कि प्रॉपर्टी सही है कि गलत है और इस प्रॉपर्टी का हमको मतलब सीख लेना है। Yes. जैसे हम करेंगे बाबू 30 के पावर 12 है। अगर हमको इसको 10 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है माफ करना 10 से नहीं कर रहे हैं, 4 से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो यह क्या होगा मॉडुलो हम कितना लिखेंगे बाबू 4 लिखेंगे तो यह क्या हो जाएगा 13 कितना देगा रिमाइंडर 1 देगा कि बाबू कुछ और देगा 1 ही देगा, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन बाबू हमको क्या कर रहे हैं कि इस क्वेश्चन में हम यह प्रॉपर्टी लगाना चाह रहे हैं तो अब बाबू क्या 13 के पावर 12 हमको पता होगा कि 13 के पावर 12 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा 1 देगा। तो क्या बाबू हम इसके बराबर क्या हम ये लिख सकते हैं 13 के पावर 12 मॉडुलो 5/4 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो 4। क्या यह दोनों यह जो स्टेटमेंट लिखा गया है क्या इस टाइप का लेफ्ट साइड का और राइट साइड का क्या दोनों सेम है। अगर दोनों सेम होगा तो कहने का मतलब यह है कि अगर इसको 4 से डिवाइड करेंगे जो रिमाइंडर देगा वही रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पे यह भी देगा। तो अब हमको क्या करना है हमको पता है कि 13 की पावर 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना देगा 1 देगा। अब बस हमको इसको चेक करना है। अब आपको पता है कि 5/4 की वैल्यू कितनी होती है बाबू 4 क्या होगा आपका 2 का स्क्वायर होगा तो यह क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 1/2 होगा तो यह 4 इंटू 1/2 होगा। यह आपका क्या होगा 2 होगा। तो आप एक बात बताइए 5/4 की वैल्यू कितनी होगी बाबू आपको पता चल गया कि 5/4 कितना होगा 2 होगा। हम केवल यह ले रहे हैं राइट साइड का पोर्शन ले रहे हैं। तो बताइए क्या वो 13 के पावर 12 मॉडुलो कितना है 5/4 है तो यह क्या हो जाएगा मॉडुलो 2 हो जाएगा। इसका मतलब समझिएगा हम कह रहे हैं कि यह 12 को हम डिवाइड किससे कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यह जो रिमाइंडर आएगा हम उसकी पावर लिख देंगे बस। कहने का मतलब यही है ना क्योंकि 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू जो भी कुछ होता है मॉडुलो 2 होता है ना। तो वो देखना क्या 13 के पावर जब 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। यह 0 लिख देंगे इसका मतलब यही है। अब वो बताना यह क्या होगा 1 होगा। अब अगर एक बात बताना यह क्या हो गया आपका 1 हो गया कि कुछ और है। तो बताइए क्या राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों सेम है क्या अलग अलग है सेम है ना। तो आपका यह जो रिजल्ट है यह रिजल्ट बिल्कुल सही है कि गलत है सही है बिल्कुल सही है। जैसे हम आपसे यहाँ तक क्लियर हो गया। इसको इरेज कर देंगे इसको लिखना है इस पोर्शन इसको इरेज कर देते हैं। यह प्रॉपर्टी ध्यान में रख लीजिएगा। इसका मतलब समझ के चलिएगा a के पावर b मॉडुलो फाई n है तो इसका मतलब यह है कि फाई n से अगर हम b को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर मिलेगा उसको हम इस पोर्शन पे रख देंगे। बस कहने का इतना सही मतलब है। जैसे हम आपसे पूछ रहे हैं कि अगर आपसे पूछा जाए 45 के पावर
46 के पावर अगर 47 है, अगर आपसे पूछा जाता है कि आप 4 से डिवाइड करके आप हमको क्या बताइए, रिमाइंडर बताइए, क्या पूछा जा रहा है बाबू? 45 के पावर 46 के पावर 47 है, इसको 4 से डिवाइड करके आपको क्या बताना है? रिमाइंडर बताना है। तो अब बाबू बताइएगा, क्या हम इसको यह लिख सकते हैं, मॉडुलो कितना है आपका? 4 है। अब बाबू क्या इसको 45 के पावर 46 के पावर 47, इसको मान लेते हैं कि यह ए है, नीचे का ऊपर का क्या है? बी है। तो क्या हम मॉडुलो 5 फोल्ड लिखने में कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। आप बताइए, जो मॉडुलो 5 फोल्ड लगा रहे हो किस पर लगा रहे हो बाबू? इस पूरे नंबर पे लगा रहे हैं, इन दोनों पे। तो बताइए बाबू 5 4 की वैल्यू कितनी होगी? 2 होगी। अब हमको क्या करना है? 46 के पावर 47 को किससे डिवाइड करना? 2 से डिवाइड करके रिमाइंडर बताना है। तो वो बताना 46 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा? 0 होगा। आपको पता है कि जब पावर कोई पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं तो क्या हमको उस प्रॉपर्टी पे कोई फर्क पड़ता है? नहीं सर। तो यह क्या होगा? 47 के पावर कांग्रुएंट टू 0 के पावर 47 क्या होगा? 0 ही होगा। मॉडुलो कितना होगा बाबू? 2 होगा। तो बाबू इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस पूरे की वैल्यू 0 होगी, कुछ और होगी? तो क्या हम इसको यह लिख सकते हैं 45 पावर 46 के पावर 47 इज कांग्रुएंट टू 45 के पावर 0 विथ रेस्पेक्ट टू मॉडुलो कितना होगा? 4 होगा। क्या बाबू हम इसको यह लिख सकते हैं 45 के पावर 46 के पावर 47 इज कांग्रुएंट टू